नमस्कार, रोहतक की आवाज़ में आपका स्वागत है। इस वक्त सीधी और लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं रोहतक के लघु सचिवालय से, जहां पर पहुंची हैं महिला आयोग की चेयरमैन रेणु भाटिया पहुंची हैं। आज वो मुलाकात करेंगे रोहतक के एसपी उदयभान मीणा से और जिला उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार से मुलाकात करने के बाद लोगों की समस्याएं जो है सुनेंगे। उसके बाद पत्रकारों से बात करेंगे। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं जो रेणु भाटिया महिलाओं की चेयरमैन पहुंची हैं रोहतक से। सीधी तस्वीरें इस वक्त जो मुलाकात करते हुए एसपी से उदयभान मीणा से क्राइम के बारे में चर्चाएं करती हुई, महिलाओं पर अत्याचार के बारे में बातचीत करते हुए, साथ में रोहतक जो महिला जिला अध्यक्ष और अन्य महिला पदाधिकारी भी मौजूद हैं। उनके साथ में वो रोहतक के एसपी से महिलाओं पर हो रहे अत्याचार क्राइम को लेकर बातचीत करते हुए, बातचीत में तस्वीरों में साफ साफ देख रहे हैं रोहतक के एसपी और जो बातचीत करते हुए महिलाओं की चेयरमैन रेणु भाटिया, उनकी जो चर्चा काफ़ी समय से आधा घंटा चर्चा हुई। उसके बाद उन्होंने रोहतक के एडीसी महेंद्र पाल से बात की। उसके बाद उन्होंने पत्रकारों से क्या कुछ कहा, आपको हम सुनाते हैं। बेसिकली पहले तो इसके बारे में बताइए कि क्या कुछ इसका मकसद था और क्या कुछ निकल के पुलिस के साथ या वन स्टॉप सेंटर में भी वहाँ निकलती है। देखिए, जब भी महिला आयोग किसी भी ज़िले में जाता है तो वहाँ पे वहाँ की हेयरिंग्स लेता है। कोई भी जो लोकल केसेस होते हैं उनकी सुनवाई होती है। दोनों पार्टीज़ को बुलाकर उनकी बात सुनी जाती है और केस सॉल्व करने का प्रयास होता है। इसके अतिरिक्त हम वन स्टॉप सेंटर में विज़िट करते हैं ये देखने के लिए कि जो वन स्टॉप सेंटर का कार्य है वो प्रॉपर तरीके से चल रहा है कि नहीं चल रहा। वहाँ पे जो ड्यूटीज़ जिसको दी गई हैं वो सुचारू रूप से हो रही हैं या नहीं हो रही। अगर वहाँ कोई महिला आश्रय के लिए आती है 2-3 दिन के लिए, नॉर्मली 5 डेज़ होता है, कई बार बढ़ भी जाते हैं, तो उनको पूरी सुविधा वहाँ दी जा रही है। उसको उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करके प्रॉपर हैंड्स में सौंपा जा रहा है, नहीं सौंपा जा रहा है। ये वन स्टॉप सेंटर विज़िट करने का मुख्य मकसद होता है। अभी एसपी मेरा ये मानना है कि जब आप किसी ज़िले में जाते हैं तो वहाँ के कार्यकर्ताओं से, वहाँ के एसपी और डीसी जो मुख्य 2 अधिकारी होते हैं उनसे मिलना इसलिए भी ज़रूरी है कि एक तो आपको ज़िले का बेस पता लगता है कि वहाँ पर क्या क्राइम हो रहा है। क्राइम अगेंस्ट वुमेन है तो उस पर कितनी हमने कमान पकड़ी है, उसको कितना हमने रोकने का प्रयास किया है। और ज़िले में अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो हमारे से वुमेन कमीशन से रिलेटेड है तो उसको मिल के हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं ताकि महिलाओं को हम सुविधा दे सकें, इस सब के ऊपर चर्चा होती है। अच्छा, महिलाओं के जो अपराध में 2015 के मुकाबले बढ़ोतरी मिली। मुख्यमंत्री ने उसको विधानसभा में आंकड़े प्रस्तुत किए थे, तकरीबन 60% से ज़्यादा, खासतौर पर रेप के जो केस हैं वो बढ़ा। उसको लेके कैसे? देखिए, जब हम आंकड़ों की बात करते हैं तो डेफिनेटली हमें वो बढ़े हुए दिखते हैं, लेकिन जब हम सल्यूशन की बात करते हैं तो उन्हीं आंकड़ों में से सल्यूशन भी हुआ होता है। जब हम उनको देखें, जैसे कि अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2014 में सरकार बनने के बाद महिला थाने बनाए, तो महिला थानों में क्या है कि आज आप देखेंगे तो मैक्सिमम केसेस आपको दिखेंगे। वो इसलिए दिखेंगे कि महिलाओं के पास एक प्लेटफॉर्म आ गया कि वो अपनी बात को इजीली रख पाए। पहले महिलाएं झिझकती थी इस बात को रखने के लिए। तो अगर आप आंकड़ों की दृष्टि से देखेंगे तो आपको आंकड़े ज़्यादा दिखेंगे। अगर आप सल्यूशन की दृष्टि से देखेंगे तो मुझे लगता है कि आपको उस एंगल से आपको लगेगा कि काम हो रहा है और किसी महिला के साथ परेशानी है तो सॉल्व हो रही है। तो जागरूकता को लेकर किस तरह के अभियान चलाए हैं? हाँ, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिसमें मैं आप सभी मीडिया के बंधुओं का भी साथ हमेशा चाहूँगी। आपसे निवेदन करूँगी कि मीडिया के साथी भी इस बात के लिए हमेशा जागरूक रहें और साथ दें कि हम अपराध के प्रति महिलाओं को जागरूक कैसे करें। अभी मैं एसपी साहब से यही बात कर रही थी और एक बड़ी अच्छी चर्चा, फ्रूटफुल चर्चा निकल कर आई कि आजकल 7वीं 8वीं 9वीं क्लास के लड़के लड़कियां जो हैं वो साइबर क्राइम में फंसते जा रहे हैं। तो हमको उस साइबर क्राइम को इनिशियल स्टेज पे कैसे रोकना है। एक चर्चा निकल कर आई कि बहुत सारे जो है कॉलेज की लड़कियां कई बार
अपनी ब्यूटीफुल पिक्चर के चक्कर में कि मेरी फ़ोटो बहुत अच्छी है, उसके चक्कर में इंस्टा पे फ़ोटो डाल देते हैं, उसका मिसयूज़ हो जाता है, या फेसबुक पे फ़ोटो डालते हैं, उसका मिसयूज़ हो जाता है। एक और बड़ी अच्छी चर्चा निकल कर आई कि आजकल कुछ गिरोह ऐसे आए हुए हैं, बॉयज़ और गर्ल्स सारे इन्वॉल्व हैं, जो कि मिस्ड कॉल गिरोह हैं। आपको वो मिस्ड कॉल कर देंगे, जैसे मान लीजिए आपकी फ़ोन पे एक मिस्ड कॉल आया, तो आप बिज़ी हैं, अभी आपने नहीं देखा, तो मिस्ड कॉल देख के आप वापस कॉल करेंगे कि क्या पता किसका हो, मेरे किसी मीडिया के साथी का है या किसी ऑफिस वाले का है, किसका होगा। जब आप वापस कॉल करते हैं तो वो आपको जज करते हैं, ऑपोजिट साइड में बोलने वाले आपको जज करते हैं, आप किस तरह की बात कर रहे हैं, आप किस तरह के लेवल पर बातें करते हैं। अगर आप उनको जजमेंट हो जाती है कि आप फ्रेंडली टॉक कर रहे हैं तो वो फिर आपसे आगे बढ़ते हैं। अगर उनको लगता है कि ये काम का बंदा नहीं है या काम की बंदी नहीं है तो वो फिर ऐसे कहते सॉरी आई थिंक मिस्ड कॉल लग गया बच्चों से, तो बात कम्युनिकेशन वहाँ ख़त्म हो जाती है। तो ये एक चीज़ सामने निकल कर आई जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। मुझे लगता है आप मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहूँगी कि आप लोग सब इस बात के लिए सतर्क रहें कि जो है अगर हम अपने बच्चों को भी घर जाके आज ये बात बताएं कि अगर मिस्ड कॉल आती है तो आपको वापस कॉल करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इस तरह के आजकल फॉल्स कॉल आ रहे हैं। काउंसलिंग का स्कूल कॉलेजेस में हाँ, बच्चे उनके लिए कोई बिल्कुल, क्योंकि ये मेरा एक इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है, मेरा पैशन है विमेन की सपोर्ट करना और विमेन के लिए काम करना, तो मेरा एक अलग टॉक का सब्जेक्ट ये रहता है कि कॉलेजेस और स्कूल्स में जाकर बेसिक ट्रेनिंग गर्ल्स को दो। जो गर्ल्स 11वीं 12वीं की आज पास आउट होनी है वो कल जाके कॉलेज में जानी है। स्कूल से कॉलेज का सफ़र क्या रहना चाहिए, आपको किस तरह से अलर्ट होना चाहिए, आपको किस तरह से अपने साथी को बात करनी है, चुनना है, कहाँ जाना है, कैसी आपको बात रखनी है, क्या प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए। मुझे लगता है कि ये गर्ल्स को अगर हम स्कूल में बेसिक बातें बता दें, कई बार गर्ल्स अपने पेरेंट्स को बात नहीं बता पाती, तो अगर हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम गर्ल्स को उसी टाइम ट्रेन कर दें। अल्टीमेटली वही 8वीं वाली लड़की 10 साल बाद शादी होगी, 12 साल बाद, 15 साल बाद शादी होगी। यदि उसको बेसिक सोच समझ मिली हुई होगी तो मुझे लगता है कि बाद का सफ़र भी उसका एक सुलझा हुआ सफ़र होगा। इसी तरीके से कॉलेज में, जब हम कॉलेजेस में जाते हैं तो हम उनको अलग एक्सपर्टीज़ भाषण देते हैं या बात करते हैं। उनको कॉलेज से जॉब में एंटर आप करोगे तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है, क्योंकि नॉर्मली हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस आता है जिसमें लड़कियां फंस जाती हैं, प्रॉब्लम आती है, नौकरी की लालच में, कमाई की लालच में वो फंस जाती हैं। तो उनको पहले से अगर हम कॉलेज में सतर्क कर देंगे कि आपका कॉलेज ख़त्म होने वाला है, अब आपको आगे अपना सफ़र कैसे करना है, इस चीज़ का अगर हम बेसिक नॉलेज उनको दे देंगे, कुछ कानून के दायरे में उनको बातें बता देंगे, तो मुझे लगता है अगर हम 1000 लड़कियों को भी बता रहे हैं और उसमें से 200 भी उसको अडॉप्ट करती हैं तो समझ लो हमने 200 परिवारों की लड़कियों को क्राइम करने से या क्राइम में फंसने से बचाया। तो मुझे लगता है हम सबको मिलकर इस तरह का कार्य करना चाहिए। मैडम, आपने साइबर क्राइम की बात करी थी। आजकल एक जो फेसबुक पर वीडियो कॉल आती है उसके ऊपर लड़की आपत्तिजनक स्थिति में आकर लड़कों से भी पैसे मांगती है, उसके बारे में आप काफ़ी सारी शिकायतें हैं। हाँ, मैं अभी एसपी साहब से यही बात कर रही थी। 4-5 दिन पहले हमने एक ऐसे गिरोह को पकड़ा है जिसमें हमने एक को काबू किया है, बाकी अभी करेंगे, जिसने बताया कि उसके साथ 2 लड़कियां और 4 लड़के और हैं। वो क्या करते हैं, जो बच्चे फ़ॉरेन पढ़ते हैं, अब जो बच्चे फ़ॉरेन पढ़ने गए होते हैं वो पर टाइम काम करके बड़ी मेहनत से पैसे बचाते हैं कि इंडिया जाएंगे पेरेंट्स के पास। अब वो लोग क्या करते थे कि उन्होंने इस पे नेट पे सर्च किया कि कौन सी ऐसी एजेंसी है जो सस्ती से सस्ती टिकट देगी इंडिया आने की। तो वो लोग इस तरह की फ्रॉड एजेंसीज़ बना के रखते हैं, पेपर वर्क उनका पूरा होता है लेकिन वो फ्रॉड एजेंसीज़ होती हैं। तो वो टिकट उनको सस्ते, मान लीजिए कनाडा से इंडिया आने की टिकट के ऊपर बात थी ये, जहाँ पकड़े गए, कनाडा से इंडिया आने की टिकट मान लीजिए आज 1.25 लाख की है आना जाना, वो लोग 75,000 में, 80,000 में दे देंगे। तो हर बच्चा सोचता है कि मैंने इतना पैसा बचाया,
मेहनत करी है, मैंने पैसा बचाया है, तो मैं 10-15 हज़ार मेरा और बच रहा है तो मैं सस्ती टिकट लूँ। ऐसे करके बच्चे वो टिकट बुक कर देते हैं। उसके बाद जब टिकट बुक हो जाती है वो उनका बैंक ट्रांसफ़र कर देते हैं। बैंक ट्रांसफ़र पैसा होने के बाद क्या है, वो उनके फ़ोन को ब्लॉक कर देते हैं, उनके साथ हर तरह का कनेक्शन ब्लॉक। अब मान लीजिए मेरे फ़ोन को उन्होंने ब्लॉक कर दिया, मैंने 80,000 रुपये दे दिए टिकट के और वो टिकट फ्रॉड निकली, तो मैं मान लीजिए अपने इस साथी के फ़ोन से उसी नंबर पे करूँगी तो इनको वो एंटरटेन करेगा। पहले वो मनीष होगा, बाद में वो राजेश बन जाएगा। तो ये वाले इस तरह के फ्रॉड्स बहुत सारे आ रहे हैं जो साइबर क्राइम के तहत हैं, जो हम बच्चों को बार बार एजुकेट करते हैं कि अगर आप 12वीं के बाद बाहर जा रहे हो तो इन चीज़ों से बचना है, अगर आप कॉलेज के बाद जॉब के लिए पता कर रहे हो तो इन चीज़ों से बचना है। तो यही क्राइम टिकट्स के लिए भी है, यही क्राइम जॉब के लिए भी है। फ्रॉड एजेंसीज़ हैं जो आपको जॉब के लिए उकसाती हैं कि हम आपको जॉब देंगे, हम आपसे 10% लेंगे या 1 तनख्वाह लेंगे। अब किसी को आप उकसा दोगे कि हम आपसे 5 लाख रुपए लेंगे लेकिन आपको 75,000 रुपये महीने की जॉब दिलवा रहे हैं, तो एक बार तो हर कोई कहता है चलो वन टाइम 5 लाख देना है, 75,000 रुपये महीने की जॉब तो मिल रही है। तो इस तरह से ये लोग क्राइम करते हैं। ये तो सबको पता है कि 5 लाख ठग है, ये है, लेकिन जज को आज तक नहीं पता चलता। मैं वही बता रही थी, आप शायद लेट आए हैं। मैंने वही बताया कि अभी हमने 3-4 दिन पहले ही ऐसा एक केस पकड़ा है जिसमें वो टिकट का फ्रॉड करते हैं। तो ऐसे करके शिकंजा कसा जा रहा है, पुलिस भी लगी हुई है, मेरे और आपके जैसे सामाजिक लोग भी लगे हुए हैं कि कहीं से अगर ये बात पता लगती है तो उसके पीछे हम पड़ जाएं और उस चीज़ को रोकने का प्रयास करें। उससे पूर्व मैं ये बात कहूँगी कि बच्चे हमारे इस तरह के फ्रॉड्स में फंसें, उससे पूर्व हम अपने बच्चों को इन चीज़ों के लिए एजुकेट करें तो मुझे लगता है क्राइम को हम बहुत जल्दी रोक भी सकते हैं। मेरा एक सवाल है, नई पीड़ितों के लिए जो फंड जारी किया था आपके खिलाफ में, वो उसका क्या स्टेटस है? देखिए वो फंड आज भी लागू है और जहाँ पर आवश्यकता है उनको वो फंड दिया भी गया है। मतलब कई जहाँ पर ज़रूरत थी वहाँ दिया गया। हमारे पास ऐसे भी 1-2 केसेस आए जिन्होंने वो फ़ंड नहीं लिया कि हम अपने आप को उसमें इन्वॉल्व नहीं करना चाहते। तो ऐसा नहीं है वो फ़ंड का यूज़ नहीं हो रहा, फ़ंड यूज़ हो रहा है। कई बार हम इस चीज़ को थोड़ा सा साइलेंट इसलिए रखते हैं क्योंकि जिसके साथ दुर्घटना हुई होती है उसकी बात बाहर ना आए, हम उस चीज़ को साइलेंट भी रखते हैं। इसी को मिसयूज़ भी हो रहा है कि इस तरह के वो हैं कि जो रेप के केसेस हैं वो झूठे दर्ज करवाते हैं कि 5 नहीं, हम लोग प्रयास कर रहे हैं। देखिए 1-2 केसेस इस तरह से हो सकते हैं लेकिन वर्किंग हो रही है, पर हम प्रयास करते हैं, कमीशन प्रयास करता है कि हम इस तरह के किसी भी फॉल्स एलिगेशन वाले केस को हम सपोर्ट ना करें। अभी एसपी साहब से यही बात हो रही थी कि अगर किसी के साथ कोई प्रॉब्लम होती है तो उसकी एफआईआर तुरंत दर्ज की जाए, भले ही वो लड़की गलत निकले तो उसके ऊपर 182 हम बेशक बाद में कर लें, लेकिन तुरंत उसकी सहयोग के लिए, सपोर्ट के लिए हम खड़े रहें। इस तरह से जो लड़कियाँ कॉलेज में आती हैं बस में काफ़ी भीड़ रहती है, काफ़ी बताया कि वो अपने परिवार से नहीं बता पाती हैं, तो पुलिस से पास जाते तो उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता। ऐसे होता है कि हम इसीलिए लड़कियों को सतर्क करते हैं, इसीलिए हम स्कूल्स से ये बात स्टार्ट करते हैं कि इनिशियल स्टेज पे छोटी लड़की को भी पता हो कि अगर उसके साथ कोई गलत हुआ है या अगर वो किसी चीज़ में ट्रैप हो गई है, गलती में ट्रैप हो गई है, तो वो फंसती ना जाए। एक बार फंसने के बाद बार बार ना फंसती जाए। उस एक बार की फंसी हुई लड़की को हम कैसे बाहर निकालें, इसका प्रयास हम ज़्यादा करते हैं। कोई एजुकेशन वगैरह में चेंजिंग की बात है कि मॉरल को सिखाया जाए, क्योंकि आजकल देखा गया है कि स्कूल कॉलेजों में मतलब एज ए फ्रेंड ज़्यादा ट्रीट करते हैं, कहीं इवेंट पर इसका मिल रहा है, तो इस तरह का कोई मॉरल सब्जेक्ट लाने की कोई जरूरत नहीं। अगर आप सब्जेक्ट की बात कमीशन से एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है। कमीशन तो हर स्कूल और कॉलेज में जाके बच्चों को मॉरल एजुकेशन दे सकता है, उनको क्राइम से कैसे बचना है, कैसे ट्रैप नहीं होना। अगर आप किसी के साथ गलती में किसी के साथ आ गए हैं तो आपको अपने आप को निकालना कैसे है, बचाना कैसे है, उस चीज़ को तो हम एजुकेशन के तौर पर कह सकते हैं, परंतु आप कहें कि कोई हमने सब्जेक्ट बनाया है, ऐसा नहीं है।